नमस्कारम। आज हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं, वो सब हम पढ़ते हैं। उसके पहले हम ये देखते हैं कि रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों होती है या ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों होती है। क्यों ज़रूरत होती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग रहने के लिए, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन हवा में, एयर में प्रेजेंट होती है। इसीलिए हम सांस लेते हैं या रेस्पिरेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। अब ये रेस्पिरेशन है, ये 2 लेवल्स पर होती है। ठीक है, एक तो जिसको एक को बोलते हैं हम ब्रीदिंग, दूसरे को बोलते हैं रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? जब आप सांस लेकर जा रहे हो लंग्स में और लंग्स से हवा को फिर नाक से बाहर निकाल रहे हो, इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग में भी 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक तो क्या, इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या? जब आप एयर को नाक से अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हो, उस प्रोसेस को कहते हैं इनहेलेशन। और जब आप एयर को लंग्स से बाहर निकालते हो, एयर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हो, ठीक है, नोज के थ्रू, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन। ब्रीदिंग, वन ब्रीथ में क्या होता है? अगर आप एक बार इनहेलेशन करो, एक बार एक्सहेलेशन करो, तो क्या हो जाती है? 1 ब्रीथ पूरी हो जाती है, एक सांस ली जाती है। ये तो होती है लंग्स के लेवल पर या एक्सटर्नल लेवल पर एक तरह से। ठीक है, हालांकि लंग्स अंदर ही होते हैं बॉडी के, बट एक ये होती है लंग्स के लेवल पर। अब हम आगे देखेंगे रेस्पिरेशन जो होती है ये सेलुलर लेवल पर होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है? सेलुलर लेवल पर होती है। कैसे? ब्रीदिंग में तो आपने क्या किया, एयर को बॉडी के अंदर लेकर गए, एयर चली गई लंग्स में, बस। अब लंग्स में से जो एयर पहुंची है, उस एयर में से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में चली जाती है। अब ब्लड लंग्स में आया और लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड में चली गई। अब वो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक, डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। और जब सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वहां पर फिर होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या होता है? सेल्स क्या करती हैं? फूड को ऑक्सीडाइज करती हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और उससे एनर्जी बनाती है, और उस एनर्जी को इंसान या ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम सांस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए। और ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी सेल्स को एनर्जी बनाने के लिए, फूड से एनर्जी लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इसलिए हम रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए हम ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, अब हम रेस्पिरेशन में और डिटेल में चलते हैं कि होता क्या है। हम सब फूड खाते हैं, फूड से हमें क्या मिल जाता है? जैसे ग्लूकोज मिलता है फूड से। ठीक है, तो फूड से हमें मिलता है ग्लूकोज। ठीक है, और जो ये ग्लूकोज होता है, ठीक है, आप सबको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, अब इस ग्लूकोज से एनर्जी लेते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह से रेस्पिरेशन करते हैं। कैसे? इस
एक स्टेप जो सब में सेम होता है, सब ऑर्गेनिज्म में, वो पहला स्टेप, वो क्या, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना। ठीक है, ग्लूकोज तो होता है ये C6H12O6, और पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, ऐसे। ठीक है, इसको अगर मैं थोड़ा सा रेड से दिखाऊं, ऐसे, ये ऑक्सीजन है। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। ठीक है, ये होता है पायरुवेट का फॉर्मूला। अब देखो, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, लेकिन पायरुवेट में 1 2 3, पायरुवेट में 3 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। इसका मतलब पायरुवेट कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, 2 पायरुवेट बनते हैं एक ग्लूकोज से। ये फर्स्ट स्टेप होता है, जो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में ही होता है ये स्टेप, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें फर्स्ट स्टेप होता है। अब इस ग्लूकोज से कैसे एनर्जी बनती है। ठीक है, एक तो स्टेप है, चलो अब हम यही से शुरू करते हैं। सो एक तो क्या है कि पायरुवेट से क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में नेक्स्ट स्टेप कंप्लीट होगा। ठीक है, और इसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, ग्लूकोज से बन जाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस में वाटर, प्लस में एनर्जी। तो देखो, एक पायरुवेट में 3 कार्बन है, तो इसलिए एक पायरुवेट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर यहाँ पे 2 पायरुवेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ये स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और इस स्टेप के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, ये किस में होता है, एनिमल्स में होता है, ह्यूमन में भी होता है। ठीक है, दूसरे स्टेप से पढ़ने से पहले हम देखते हैं, कई बार क्या है, अगर आप मान लो एक दिन आप बहुत तेज दौड़ लो, मान लो हर रोज आप रनिंग नहीं करते थे, और एक दिन आपने क्या किया, 3 किलोमीटर की रनिंग कर ली, तो अगले दिन क्या होगा, आपकी मसल्स में, थाई मसल में, आपके लेग्स में जो डिफरेंट मसल्स हैं उनमें दर्द होएगा, पेन होगा अगले दिन। सो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, इस नेक्स्ट स्टेप जो हम पढ़ेंगे उस स्टेप की वजह से होता है। दूसरा अगर हम सोचे, मान लो अगर आप दौड़ रहे हो, तो दौड़ते दौड़ते क्या होता है, आपकी एनर्जी खर्च होती है, और आप दौड़ रहे हो और आपकी एनर्जी यूज होती जा रही है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, नई एनर्जी बनाने की कोशिश करती है, और एनर्जी बनाने के लिए बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज तो है, और आप दौड़ रहे हो, ग्लूकोज तो है, तो लेकिन बॉडी को अब एनर्जी बनानी है। एनर्जी बनाने के लिए बॉडी क्या करती है, ये वाला स्टेप फॉलो करती है, यानी रेस्पिरेशन करती है, और तेजी से ऑक्सीजन की हेल्प से और फूड की हेल्प से एनर्जी बनाती है। लेकिन आप दौड़ रहे हो और आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, लेकिन आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है, तो क्या करती है बॉडी, तेजी से सांस लेती है, ताकि आप तेज से सांस लो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बन सके और आप रनिंग कर सको। और रनिंग करते हुए तभी आपकी जो सांस है वो तेज हो जाती है। लेकिन सांस तेज होने के बाद भी बॉडी में एनर्जी की कमी रहती है, इसलिए बॉडी क्या करती है, और ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है, लेकिन पहले ही सांस तेज है तो ज़्यादा ऑक्सीजन बॉडी और ले नहीं पाती, तो बॉडी क्या करती है, एनर्जी बनाने के लिए एक दूसरे स्टेप को भी यूज़ करती है। क्या करती है, मसल्स में, दूसरा स्टेप होता है ये मसल्स में, जो मसल आपकी उस टाइम पे यूज हो रही है। ठीक है, उन मसल में क्या है, एक सेकंड स्टेप शुरू होता है, जो कब होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अब बॉडी के पास ऑक्सीजन की कमी है,
तो बॉडी करती है ये वाला स्टेप फॉलो करती है, क्या करती है, पायरुवेट से क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड है, ये भी 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, इसलिए एक पायरुवेट से एक ही लैक्टिक एसिड बनता है। 2 पायरुवेट है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड बन जाते हैं और इसमें एनर्जी बनती है। ठीक है, अब आपकी मसल्स में ये एक्टिविटी हुई है जिसकी वजह से मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है और अगले दिन आपको उन्हीं मसल में दर्द होता है जिन मसल्स में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है। इसलिए अगर आप रनिंग की है आपने तो आपकी लेग की मसल काफ़ी ज़्यादा यूज़ हुई है और लेग की मसल में ये वाला स्टेप फॉलो हुआ है, इसलिए लेग वाली मसल में, ये थाई मसल है, उनमें लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाता है जो आने वाले दिनों में पेन करता है। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है, वो क्या है, वो उन ऑर्गेनिज्म में है जो बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, बिना ऑक्सीजन के सांस लेते हैं, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, यीस्ट में होता है। और भी कई ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट इज वन ऑफ देम। तो यीस्ट में ये स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, पायरुवेट के एक मॉलिक्यूल से क्या बनता है, इथेनॉल बनती है, जिसको अल्कोहल कहते हैं, शराब कहते हैं। इथेनॉल बनती है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, प्लस में एनर्जी बनती है। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। यानी देखो 2 कार्बन वाला है, ठीक है, और 1 कार्बन CO2 में चला गया, तो यानी एक पायरुवेट में 3 कार्बन थे, 2 कार्बन वाला इथेनॉल बन गया एक मॉलिक्यूल और 1 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, और प्लस में एनर्जी बन गई। ठीक है, जो ये वाला स्टेप है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये स्टेप होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन ये दूसरा स्टेप मसल वाला और यीस्ट वाला, ये दोनों स्टेप जिनमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों स्टेप कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ये दोनों के दोनों स्टेप साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन ये स्टेप भी साइटोप्लाज्म में, ये स्टेप भी साइटोप्लाज्म में, और फर्स्ट स्टेप भी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस स्टेप में क्या है, इस स्टेप में क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। सो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, कि वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत हो, ऑक्सीजन इज नीडेड, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और ये क्या है, इनमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और इसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें ये तो फिर भी क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन होगी तब होगी, है ना। ये तो एनिमल्स में होती है, जिनमें एरोबिक भी होती है तब भी हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसको छोड़ते हैं, इसमें चलते हैं। ये क्या है, प्योरली ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, विच टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। किस में होती है, ये यीस्ट में होती है। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन हो उनको क्या बोलते हैं, एनारोब्स। ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन हो उनको बोलते हैं एरोब्स। ठीक है, तो ये एनिमल्स में होती हैं दोनों स्टेप और ये यीस्ट में होता है। लेकिन अब बात आती है कि ज़्यादा एनर्जी कहाँ बनती है, ज़्यादा एनर्जी यहाँ बनती है, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है उसमें एनर्जी ज़्यादा बनती है, बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इसमें एनर्जी कम बनती है। ठीक है, यीस्ट ने जो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई है, ये यीस्ट के लिए वेस्ट होती है। यीस्ट एनर्जी यूज कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज कर देता है, इथेनॉल को भी वेस्ट के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल लेता है। ठीक है, आपने सुना होगा कच्ची शराब जो बनाते हैं वो है, वो यही होती है वो। और लोग क्या करते हैं, यीस्ट के इस वेस्ट को यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इस वेस्ट से वो अपने पीने के लिए कुछ बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन ड्रिंकिंग अल्कोहल इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, सो उसके बाद ये था रेस्पिरेशन। ठीक है, ये थी रेस्पिरेशन। उसके बाद आता है, अच्छा, जब ये बॉडी में लैक्टिक एसिड बना
तो बॉडी में दर्द होता है, अगले दिन मसल्स में दर्द होता है, उसी को क्या बोलते हैं, क्रैम्प्स। ठीक है, मसल्स में जो दर्द होता है ना लैक्टिक एसिड के एक्युमुलेशन के कारण, उसी को कहते हैं क्रैम्प्स। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अब जो ये एनर्जी है, ये एनर्जी कैसे यूज होती है बॉडी में। जैसे अब अपने भारत में करेंसी क्या है, रुपीज़ है, रुपया चलता है। उसी तरह से अपनी बॉडी में या ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एनर्जी की करेंसी क्या है। ठीक है, एनर्जी की करेंसी क्या है, एटीपी। एटीपी क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब इस एनर्जी से एटीपी बना लेती है बॉडी। और अब ये एटीपी कहाँ यूज होता है, जब बॉडी को कोई काम करना हो तो उसमें एनर्जी खर्च होती है और वहाँ पर यह एटीपी खर्च हो जाते हैं। जैसे अब ये एनर्जी कहाँ यूज होती है, प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन सिंथेसिस है, सेल की रिपेयर करनी है। ठीक है, कोई कार्बोहाइड्रेट बनाना है, कोई मेम्ब्रेन बनानी है, उन सब, कोई हार्मोन बनाना है, कोई एंजाइम बनाना है, उन सब, या कोई एंटीबॉडी बनानी है, या किसी पैथोजन से फाइट करनी है, उन सब सेलुलर एक्टिविटीज़ में या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में ये एनर्जी यूज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। किसी रिएक्शन में 1 एटीपी यूज होगा, किसी में 20 एटीपी, किसी में 3 एटीपी, किसी में 7 एटीपी एटसेट्रा, ऐसे यूज होती है। ठीक है, अब आता है कि एटीपी में क्या होता है, जैसे एडिनोसाइन होता है। ठीक है, यानी कि एक एडिनिन बेस होता है। ठीक है, एडिनिन बेस होता है और इसके पास 3 फॉस्फेट ऐसे जुड़े होते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, अब एटीपी क्या होता है, एटीपी में से एनर्जी कैसे निकलती है, एटीपी है, इसमें से एक फॉस्फेट ब्रेक हो जाता है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, और एनर्जी को सेलुलर एक्टिविटीज़ में यूज़ कर लेते हैं और बचता क्या है फिर, एडीपी। एडीपी क्या है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, क्योंकि एटीपी में से एक फॉस्फेट हट जाएगा तो क्या रह जाएंगे, 2 फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अगर इसमें से एक और फॉस्फेट हटा दे तो क्या बन जाता है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, एएमपी, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, ये एनर्जी का मॉलिक्यूल होता है एटीपी और ये एनर्जी देता है। ठीक है, जो ये टर्मिनल फॉस्फेट है, ठीक है, इसके टर्मिनेट होने से कितनी एनर्जी निकलती है, ये निकलती है 30.5 किलो जूल पर मोल, है ना, 30.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, अगर आप 1 मोल एटीपी के मॉलिक्यूल ले आओ और उनमें से हर एक में से टर्मिनल फॉस्फेट को हटा दो तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मोल का पता हो आपने, मोल एक टर्म है जिसका मीनिंग क्या होता है, 6.022 × 10⁻23 एंटिटीज। उसके बाद अब ये हो गया, उसके बाद आता है कि अब ब्रीदिंग करने के, अब ये तो होगी रेस्पिरेशन, अब यह है कि हवा को, ऑक्सीजन को बॉडी में ले जाने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पास क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, तो हम धीरे धीरे शुरू करते हैं और फिर हम इंसान के बारे में, एनिमल, ह्यूमन के बारे में डिटेल में करेंगे। तो जैसे फिशेज होती हैं, मछलियाँ जो होती हैं, तो मछलियाँ आपको पता है फिशेज एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहती हैं, एक्वाटिक पानी में रहती है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, फिशेज। ठीक है, तो फिशेज क्या होता है, मान लो कुछ ऐसी होती है, मान लो एक फिश, ठीक है, और ये इसके फिन्स होते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपने फिशेज देखी होंगी, ये इसकी आंख है। तो फिशेज में क्या होता है, यहाँ पर एक बड़ा सा होल होता है, मतलब होल नहीं होता ऐसे, उसके ऊपर एक ढक्कन सा लगा होता है ऐसे, मतलब ऐसे दरार सी होती है, एक ढक्कन सा होता है, वो ऐसे खुल जाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ओपरकुलम। इसको क्या बोलते हैं, ओपरकुलम।
ओपरकुलम के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। ठीक है, ओपरकुलम के अंदर होते हैं गिल्स, और गिल्स की हेल्प से फिशेस क्या करती हैं, ऑक्सीजन को अपने ब्लड में लेके जाती है। कैसे, वाटर में ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है, ठीक है, उस डिजोल्व ऑक्सीजन का ही यूज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म करते हैं। कैसे, फिश क्या करती है, माउथ से वाटर को अंदर लेके जाती है और फिर वो वाटर पहुंच जाता है गिल्स के पास। गिल्स में ब्लड सप्लाई होती है, तो वाटर में जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वो ऑक्सीजन फिश के ब्लड में मूव कर जाती है, फिश के ब्लड में डिफ्यूज कर जाती है, और वहां से ब्लड से वो फिश के डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाती है। और जो वाटर बचा है जिसमें ऑक्सीजन अब नहीं है, वो फिश के किसी काम का नहीं है, तो उस वाटर को फिश क्या करती है, गिल्स के द्वारा ऐसे बाहर निकाल देती है। तो इसलिए देखा होगा आपने, फिशेज जो है पानी में, अगर आपने एक्वेरियम में ध्यान से नोटिस किया हो तो वो फिशेज अपना बार बार मुंह खोलती रहती है, बंद करती रहती है, मुंह खोलती रहती है, बंद करती रहती है। तो वो क्या करती है, मुंह से पानी को अंदर लेके जाती है और ऑक्सीजन लेने के बाद उस दूसरे पानी को गिल्स के द्वारा या ओपरकुलम के द्वारा बाहर निकाल देती है। तो फिशेज ऐसे गिल्स की हेल्प से ब्रीदिंग करती हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाती है। दूसरे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अर्थवर्म होता है। अर्थवर्म आपने देखा होगा, केंचुआ अर्थवर्म। इसमें क्या होता है, अर्थवर्म के पास लंग्स वगैरह, लंग्स नहीं होते, गिल्स नहीं होते। अर्थवर्म क्या करता है, अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। अपनी जो स्किन होती है, अर्थवर्म की जो स्किन होती है, उस स्किन से अर्थवर्म अपनी रेस्पिरेशन करता है। कैसे, स्किन में जो वाटर वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह है, वहां से ऑक्सीजन को वो अपने ब्लड में लेके जाता है। ठीक है, अर्थवर्म। इसके अलावा आपने देखा होगा फ्रॉग। फ्रॉग कैसे रेस्पिरेशन करता है, फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं, और तो इसलिए फ्रॉग लंग्स की हेल्प से भी रेस्पिरेशन करता है, और फ्रॉग स्किन की हेल्प से भी रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, तो फ्रॉग क्या है, दोनों तरीके से रेस्पिरेशन करता है, लंग्स की हेल्प से भी और स्किन की हेल्प से भी। ठीक है, फ्रॉग शायद माउथ से भी रेस्पिरेशन ले लेता है, माउथ खोल करके ना मुंह में, तो उसको बकोफेरेंजियल रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, वो माउथ से भी ले लेता है, माउथ और लंग्स भी होते हैं उसमें। ठीक है, और फ्रॉग जो है स्किन से भी रेस्पिरेशन कर लेता है। तो फ्रॉग पानी में भी सांस ले लेता है और हवा में भी सांस ले लेता है, इसलिए फ्रॉग को एम्फीबियन भी कहते हैं। एम्फीबिया, वो मिट्टी पे भी रह लेता है, पानी में भी रह लेता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम किसी एनिमल की बात करें तो कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच की बॉडी में नीचे की तरफ छेद होते हैं। मान लो ऐसे ही कॉकरोच है, ठीक है, ऐसे समझने के लिए मान लो कॉकरोच है, तो इसकी बॉडी में नीचे छेद होते हैं। ठीक है, होल्स होते हैं, और उन होल्स में से ऐसे ट्यूब्स जाती हैं बॉडी के अंदर, ऐसे ऐसे ट्यूब्स जाती हैं। ठीक है, और इन होल्स की हेल्प से ही एयर उन ट्यूब्स में जाती है और ऑक्सीजन उसकी बॉडी तक पहुंचती है। ठीक है, तो इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं, इन ट्यूब्स को खाली ट्रैकिया भी कह देते हैं या ट्रैकियल ट्यूब्स भी कह देते हैं। ट्रैकियल ट्यूब्स कह देते हैं या ट्रैकिया कह देते हैं या ट्यूब्स भी कह लेते हैं कई बार खाली, तो या इनको प्रॉपरली ट्रैकियल ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, तो कॉकरोच ट्रैकियल ट्यूब्स की हेल्प से रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन लेके जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब हम बात करते हैं आपकी, यानी ह्यूमन की। ठीक है, तो इंसान में क्या होते हैं, लंग्स होते हैं इंसान में भी। ठीक है, तो हम नाक से सांस लेते हैं और वो लंग्स में जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है, और फिर हम आगे ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसको देखते हैं क्या होता है। क्या होता है हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर ऐसे, यहाँ पर ऐसे कुछ मान लो ये नाक है। ठीक है, सो नाक से सांस गया। ठीक है, यहाँ माउथ भी है, देखो माउथ। ठीक है, और ये सांस चला गया ऐसे। ठीक है, ठीक है, ये मान लो नोज है। ठीक है, और ये मान लो माउथ है। ठीक है, और ये क्या है, ये है विंड पाइप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विंड पाइप, वायु नली, या और क्या बोलते हैं इसको, ट्रैकिया। ट्रैकिया। ठीक है, इस ट्रैकिया में क्या होते हैं, ऐसे ना यहाँ पर रिंग्स से होते हैं, ऐसे
ठीक है। वो रिंग्स क्या क्या उन रिंग्स को क्या कहते हैं? कार्टिलेज रिंग्स। कार्टिलेज रिंग्स। कार्टिलेज रिंग्स का क्या फ़ायदा होता है? कार्टिलेज रिंग का ये फ़ायदा होता है कि वो जो पाइप है, विंड पाइप है, वो बंद नहीं होती, वो ऐसे टाइट सी रहती है वो ऐसे टाइट रहती है। टाइट रहती है तो हवा उसमें से अच्छे से मूव कर जाती है। अगर वो थोड़ी टाइट नहीं रहती और ऐसे बंद हो जाती तो हवा अंदर नहीं जा पाती और दिक्कत हो जा परेशानी होती फिर। ठीक है। सो उसके बाद ये विंड पाइप आगे जा कर के क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है। ब्रोंकस या दोनों को क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। ठीक है। ब्रोंकाई के बाद क्या आता है? ब्रोंकाई के बाद आते हैं लंग्स। ठीक है। तो कितने लंग्स होते हैं ह्यूमन में? 2 लंग्स होते हैं। ठीक है। लंग्स क्या है? एक बैलून जैसे होते हैं मतलब, और उनमें एयर जाती है, वो फूलते हैं, सिकुड़ते हैं, ठीक है, एक्सपैंड करते हैं, श्रिंक करते हैं। अब ये ब्रोंकाई जो है, अंदर जाकर के ब्रोंकाई फिर दोबारा से आगे फिर फर्दर फिर ये सब छोटे छोटे ट्यूब्स में ऐसे बढ़ती चली जाती है, ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स में बढ़ती चली जाती है ऐसे। और इन ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। इन ट्यूब को कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ये ट्यूब्स जो हैं लास्ट में क्या करती हैं? छोटे छोटे बैलून्स की शेप में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये ट्यूब्स जो लास्ट में छोटे छोटे बैलून से कनेक्टेड होती हैं, लास्ट में ऐसे बैलून बन जाते हैं ऐसे। इन बैलून्स को क्या कहते हैं? एल्वियोलस। सिंगुलर या प्लूरल कहें तो एल्वियोलाई। तो ये एल्वियोलाई। तो इस तरह हमारे लंग्स में छोटे छोटे लाखों गुब्बारे जैसे होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनको बोलते हैं एल्वियोलाई। फाइनली एयर इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर में जाती है और ये फिर एक्सपैंड कर जाते हैं। ठीक है। तो जब हम सांस लेते हैं नोज से, ठीक है, माउथ से भी हम सांस ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाकर के एक ही पाइप में मिल जाते हैं ना, इसलिए नोज से भी हम सांस ले सकते हैं, माउथ से भी ले सकते हैं, और वो एयर जाती है फिर। देखो ये विंड पाइप है, फूड पाइप नहीं है। फूड पाइप यहाँ अलग होती है, ठीक है, आगे जाके बढ़ जाती है। मैंने इसमें फूड पाइप नहीं दिखाया है, फूड पाइप हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ी थी। फूड पाइप अलग होती है, ये विंड पाइप है, इसमें सिर्फ हवा जाती है और यहाँ से विंड जा रही है, एयर जा रही है, आगे चलेगी ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई के बाद आते हैं ब्रैंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद आती है एल्वियोलाई, और वहाँ एल्वियोलाई के अंदर एयर चली जाती है, ऑक्सीजन चली जाती है, और एल्वियोलाई में से वो एयर, वो ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, क्योंकि एल्वियोलाई के पास ब्लड सप्लाई भी आती है, और वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। ब्लड से ऑक्सीजन डिफरेंट सेल्स में, टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट की जाती है। ठीक है। सो ये था कि कैसे होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, हमारा लंग्स कैसे होते हैं। ठीक है। तो ऐसे होते हैं हमारे लंग्स। ठीक है। तो हमारे लंग्स में से कभी भी एयर ख़त्म नहीं होती। जब आप सांस को बाहर भी निकाल देते हो तब भी लंग्स में जो एयर रह रही होती है उसको क्या बोलते हैं? रेजिडुअल एयर वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। तो आपने क्या ध्यान रखना है, कभी भी हमारे लंग्स 100% एम्प्टी नहीं होते। जब हम सांस को बाहर निकाल लेते हैं, एक्सहेलेशन कर देते हैं, उसके बाद भी लंग्स में एयर बची होती है, उस एयर को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है। उसके बाद आप देखो एल्वियोलाई में एयर आती है, एल्वियोलाई की जो मसल्स होती हैं, जो सेल्स होती हैं, वहाँ पर ब्लड आता है। एल्वियोलाई के अंदर से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे चला जाता है। ठीक है। अभी उसको आगे डिटेल में भी करेंगे, थोड़ा यहाँ देखते हैं। लंग्स के बाहर क्या होता है? यहाँ पर ऐसे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ऐसे लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया, इतना बड़ा नहीं होता, छोटा होता है, थोड़ा लंग्स की साइज का ही होता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायफ्राम। इसको बोलते हैं डायफ्राम। जब हम इनहेलेशन करते हैं, सांस अंदर लेके जाते हैं, तो क्या करता है? डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो डायफ्राम
ऊपर की तरफ मूव करता है और लंग्स श्रिंक कर जाते हैं और एयर जो है बॉडी से नोज से बाहर निकल जाती है। ठीक है, लंग्स क्या है, बड़े डेलिकेट है, नाजुक है, इसलिए नेचर ने लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए क्या किया है, इसके ऊपर पसलियां बनाई होती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, पसलियां क्या बोलते हैं उनको, रिब्स, ऐसे रिब्स कहते हैं उनको। ठीक है, ऐसे रिब्स होती है, रिब केज होता है जो पीछे ऐसे बैकबोन से जुड़ी होती है, तो ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो रिब्स होते हैं जो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ताकि अगर कोई मुक्का वगैरह मारे छाती में तो लंग्स को डैमेज हो, ये रिब्स प्रोटेक्ट कर लेती है लंग्स को। ठीक है, तो जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं छाती बाहर की ओर फूलती है, क्योंकि ये जो लंग्स हैं ये बाहर की तरफ एक्सपैंड करते हैं, डायफ्राम नीचे चला जाता है। जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो छाती जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है। क्यों? क्योंकि लंग्स जो है वो श्रिंक कर जाते हैं, डायफ्राम ऊपर की और ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, सो उसके बाद आता है कि अब जो ये लंग्स में एल्वियोले में एयर चली गई, ऑक्सीजन चली गई, इसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या कोई और हेल्प करता है? हाँ बिल्कुल करता है। जैसे आपने सड़कों पे देखा वो ट्रक होते हैं, ट्रक क्या करते हैं, माल को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री से सामान को लेकर के दूसरी फैक्ट्री में खाली करके आ रहे हैं, दूसरी फैक्ट्री से कुछ लेकर के पहली फैक्ट्री में लेकर जा रहे हैं। ट्रक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करते हैं। वैसे ही ह्यूमन के अंदर एक ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट होता है, ट्रांसपोर्टिंग पिगमेंट होता है, और उस पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, HB। तो आपने कई बार ब्लड टेस्ट कराया होगा, तो लोग बोलते हैं कि इसमें कितना ग्राम खून है, 12 ग्राम खून है या 10 ग्राम खून है या 13 ग्राम खून है। तो वो 13 ग्राम खून नहीं होता, वो 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, वो ब्लड की वॉल्यूम नहीं होती, वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड। तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है, और मैंने रेड पेन से ही लिखा है, तो ये है रेड पिगमेंट है। इसलिए हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का कलर रेड होता है, क्योंकि ये रेड पिगमेंट है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, आयरन होता है। इसलिए जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो पेशेंट को आयरन की टैबलेट देते हैं, आयरन खिलाया जाता है। पालक में आयरन होता है, स्पिनच में और फ्रूट्स में, ग्रीन वेजिटेबल्स में आयरन होता है। अगर आप अपने हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करना चाहते हो तो नेचुरल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और योगा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तो अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ना होता तो क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती? तब भी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो सकती थी। ठीक है, लेकिन बड़ी स्लोली होती। ठीक है, उससे पहले चलो इसी को पहले थोड़ा डिटेल करते हैं। ये हीमोग्लोबिन होता किसके अंदर है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, ब्लड में 3 तरह की सेल होती हैं, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आगे मैं कराऊंगा इनके डिफरेंट यूजेस वर्क। तो यहाँ से हम रेड ब्लड को ही थोड़ा पढ़ते हैं। रेड ब्लड सेल्स जैसे नाम है इनका, ये लाल होती हैं। लाल क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन होता है, रेड पिगमेंट होता है। और ये रेड ब्लड सेल्स में ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, लंग्स में ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ वो ऑक्सीजन को लेकर चला जाता है कहाँ पर, सेल्स के पास। सेल्स में जाकर के वो क्या करता है, सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए तो सेल्स को वो ऑक्सीजन दे देता है, और सेल्स के पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है और वापस लंग्स में आकर के, एल्वियोली में आकर के छोड़ देता है। और एल्वियोली से वो कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा बाहर निकल जाती है, और नाक से फिर नहीं, ऑक्सीजन फिर अंदर आ जाती है, हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को लेकर के फिर सेल्स तक पहुंच जाता है। तो इस तरह ट्रांसपोर्टेशन का काम हीमोग्लोबिन बखूबी करता रहता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म में आपने देखा होगा ब्लड दूसरे कलर का होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें पिगमेंट अलग होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता, किसी दूसरे कलर का पिगमेंट होता है, इसलिए उनके ब्लड का कलर भी दूसरा हो सकता है। आगे हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो उसके बाद है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ कम ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है।
ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, खून में घुल जाती है, और डिजोल्व फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती रहती है। ठीक है, और ऑक्सीजन ज़्यादातर हीमोग्लोबिन की हेल्प से डिजोल्व ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, तो उसके बाद है कि जो अपने हार्ट होते हैं, ठीक है, तो हार्ट का क्या है, सॉरी हार्ट नहीं, जो अपने लंग्स होते हैं, लंग्स का क्या है, एरिया बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप अपने लंग्स में से सभी एल्वियोली को खोल लो और पूरे लंग्स को बिछा दो तो कितने एरिया कवर कर लेंगे, कितने कर लेंगे, 80 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या है, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ लंग्स क्या होता है, 80 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, या क्या करेंगे, एरिया ऑफ लंग्स, दोनों लंग्स को अगर आप फ्लोर पे बिछा लो तो 80 मीटर स्क्वायर, 80 मीटर स्क्वायर में वो बिछ जाएगा, यानी जो आप घर होगा लगभग, तो आपके 3-4 घर जितना एरिया में आपके फेफड़े, आपके लंग्स को बिछा सकते हैं फ्लोर के ऊपर। ठीक है, ठीक है। एरिया ऑफ बॉडी कितना होता है, हमारी जो बॉडी है उसका एरिया कितना होता है, उसका एरिया कम होता है, उसका होता है 1.5 से लेकर के 2 मीटर स्क्वायर तक। लेकिन लंग्स छोटे हैं बट अंदर से काफ़ी बड़े हैं, क्योंकि उनके अंदर एल्वियोलाई है, छोटे छोटे लाखों एल्वियोलाई हैं, बैलून्स हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एरिया को बढ़ा रहे हैं। एरिया को बढ़ाने का क्या फ़ायदा है, क्योंकि ज़्यादा एरिया से ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो सकता है, इसीलिए लंग्स में ज़्यादा एरिया है, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो सके। ठीक है, उसके बाद आता है, और अगर मैं और कराऊँ, और क्या है, दूसरा है कि हीमोग्लोबिन कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन ना होता, ठीक है, और खाली नॉर्मली डिफ्यूज़न की हेल्प से ऑक्सीजन अगर ट्रांसपोर्ट होती तो क्या होता, तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लंग्स से चल करके पैर की उंगली तक, टो तक जाता, तो बिना हीमोग्लोबिन की हेल्प से उसको कितना टाइम लगता, 3 साल। ठीक है, यानी अभी 2021 चल रहा है, 2021, तो आज अगर आपके लंग्स में से कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जाता बिना हीमोग्लोबिन की हेल्प से, तो वो 3 साल बाद यानी 2024 में आपके टो में पहुंचता, पैर की उंगली में पहुंचता, यानी स्लो हो जाता सब सिस्टम, धीरे धीरे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता। इसलिए हीमोग्लोबिन क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नॉर्मली 12 ग्राम से लेकर के 14 ग्राम तक या 15 ग्राम तक तो हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में है तो अच्छा माना जाता है। तो आप अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन को 12 ग्राम से ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब आता है कि हम अपने लंग्स को डैमेज कैसे कर रहे हैं, कैसे डैमेज कर रहे हैं, टोबैको की हेल्प से, तंबाकू। तो आपने देखा भी होगा तंबाकू के उस पर लंग्स की फ़ोटो बनी होती है और लिखा होता है टोबैको, क्या लिखा होता है, टोबैको कॉजेज कैंसर, तंबाकू के सेवन से कैंसर होता है। ठीक है, और इससे क्या है, इससे एडिक्शन हो जाता है, लत लग जाती है और लोग टोबैको का यूज़ करते रहते हैं। अब टोबैको कैसे कैसे डैमेज करता है, टोबैको माउथ को डैमेज करता है, मुंह से चबाते हैं कुछ लोग, टंग को, जीभ को डैमेज करता है। ठीक है, इसके अलावा जो स्मोकिंग करते हैं वो लंग्स को भी डैमेज करता है। इसके अलावा टोबैको का हार्ट के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा टोबैको का लीवर के ऊपर भी अफेक्ट पड़ता है। अगर वैसे हम समझे तो पूरी बॉडी के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो टोबैको क्या क्या कर देता है, अब टोबैको कैंसर का करता है। ठीक है, माउथ कैंसर, टंग कैंसर, लंग कैंसर। ठीक है, सो इसलिए हमें टोबैको को अवॉइड करना चाहिए। प्लीज़ से नो टू टोबैको। ओके, सो तो ये था रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन क्या होता है। सो ये टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम।